मेनली जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये 2016 में आया। जब ये 2016 में आया तो उससे पहले कस्टम ड्यूटीज़ चलती थी, एक्साइज ड्यूटी चलती थी, सेल्स टैक्स चलता था। अब ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे इसमें सब्ज्यूम हो गए। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स बन गया जो कि मेनली गुड्स की सप्लाई पे होता है। पहला पॉइंट, ठीक है, गुड्स की सप्लाई पे होता है, एक तरीके का ये इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरी बात, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड होने का मतलब ये है, मान लो यूपी है और ये मध्य प्रदेश है। अब कोई सामान यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब वो यहाँ से यहाँ गया सामान, अगर मध्य प्रदेश, अगर वो यहाँ से यहाँ गया तो इफ़ इन केस जाएगा तो टैक्स इसके पास नहीं आएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि जहाँ पे फाइनल वो गुड्स एंड सर्विस जाके रुकेगी वहाँ पे जाके ये टैक्स उन्हें पे करना पड़ेगा। अब इसमें एक होता है सेंट्रल जीएसटी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी। एक होता है स्टेट जीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी। एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड तब लगता है जब हम इंट्रा ट्रांजैक्शन करते हैं, इंट्रा पार्टी के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं इससे रिलेटेड। इसमें क्या होता है, पहला डीलर। डीलर कौन होगा? डीलर वो पर्सन होगा जो या तो गुड्स एंड सर्विस को बाय करेगा और वो ख़रीदेगा भी क्यों, जब उसे रीसेल करनी होंगी वो चीज़ की। मान लो ए पर्सन है और ये डीलर है, तो इसने कोई सामान ख़रीदा XYZ और फिर इस सामान को उसने बी को बेच दिया, तो ये डीलर है, ये डील कर रहा है गुड्स एंड सर्विस में। तो जो डीलर है वो या तो कोई पर्सन हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है, या कोई फर्म हो सकती है जो GST लॉज के अंदर रजिस्टर होगी। फिर इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब ये होता है कि हम या तो सेम स्टेट में ही सेल कर रहे हैं, तो जैसे यूपी है, अब यूपी के अंदर बरेली भी आता है और यूपी के अंदर लखनऊ भी आता है। तो अगर बरेली से लखनऊ कोई सामान जा रहा है या लखनऊ से बरेली में कोई सामान आ रहा है तो ये इंट्रा स्टेट कहलाएगा कि स्टेट के अंदर ही अंदर हो रहा है। इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया? इंटर स्टेट का एग्जाम्पल ये चला जाएगा जहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। अब जो इनपुट जीएसटी है उसमें मेनली क्या होता है कि जीएसटी जब डीलर पे करता है, डीलर ने कोई सामान खरीदा और उस सामान पे अगर वो जीएसटी पे कर रहा है और फिर उसने वो कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, इसने पे किया उस सामान पे, फिर इसने इसको जब बेचा होगा XYZ के सामान को, तो उसने बी से जो भी उसने पे किया वो अपना कलेक्ट करेगा, वो होता है तुम्हारा इनपुट जीएसटी। अब जीएसटी जो डीलर पे करता है वो इनपुट जीएसटी है। अब जो जीएसटी वो कस्टमर से कलेक्ट करता है वो आउटपुट जीएसटी होता है। अब कितने तरीके के टैक्स इसमें आ जाते हैं? एक तो सेंट्रल CGST और एक स्टेट वाला स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ जाएगा तुम्हारा। और फिर इंटीग्रेटेड जो है वो तुम्हें पता ही है, इंटीग्रेटेड में जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तब जाके ये होगा। अब अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें कि जीएसटी से एडवांटेज क्या होगा, तो पहला एडवांटेज क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स और एक ही बार लग रहा है, एक ही बार तो लग रहा है, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, हर जगह यूनिफॉर्म टैक्स है, एक टैक्स के बेस के रेट बता दिए गए हैं ना कि 5% है या 0% है या 18% लग रहा है या 12% का ब्रैकेट है या 28 का है या 30% का ब्रैकेट है, जो भी है तो वो पहले से ही कंफर्म है। तो जब ये एक जगह यूनिफॉर्मिटी है, चाहे तुम यहाँ टैक्स पे करो चाहे कहीं भी ऑल ओवर इंडिया पे करो, तुम्हारे ये यूनिफॉर्म रेट्स रहेंगे। फिर जो पहले का सिस्टम था वो कॉम्प्लेक्स था। अगर वैट की बात करें, वैल्यू एडिड टैक्स, तो मान लो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर ने कोई गुड्स यहाँ पे बनाया, वो अपना टैक्स लगा के देगा होलसेलर को, होलसेलर अपना प्रॉफिट टैक्स वैक्स लगा के देगा रिटेलर को, रिटेलर कुछ लगा के देगा फिर फाइनल कंज्यूमर को। तो अगर मान लो कोई चीज़ 5 रुपये की है तो यहाँ 25 रुपये तक पहुँचेगी। तो ये क्या है, एक तरीके से आपको बर्डन पड़ जा रहा है ना, और डबल बर्डन पड़ रहा है वो चीज़। फिर अब जो बाकी कंट्रीज़ थी, ग्लोबली देखा जाए तो जो ग्लोबल मार्केट में जैसा रेट्स चल रहे हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो उससे एट पार आ गई अपनी कंट्री। इंडिया में भी वो चीज़ लागू कर दी गई है। अब अगर मैं एक एग्जांपल देखूं तो इसमें इन्होंने बोला है कि एक प्रिंटिंग फर्म है, हाँ, जिसकी ब्रोकर की कॉस्ट जो है वो 2400 रुपीज़ है, उसमें उन्होंने कॉस्ट इतनी दे रखी है। अब क्या अमाउंट पे किया जाएगा? अगर 5% का इस पे GST लग रहा है, अगर GST 5% का लग रहा है तो इस केस में क्या होगा, ये जो 5% है ये डिवाइड होगा सेंटर के GST में
और स्टेट के जीएसटी में। तो अगर इसे मैं डिवाइड करूँ तो ये 2.5% और 2.5% ही तो जाएगा, 2.5%। तो पूरा 5% निकाल लो एक बार में। 2400 इंटू 5/100 120 है, तो 60 यहाँ जाएगा, 60 यहाँ जाएगा। और जो टोटल अमाउंट इन्हें पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 2400 प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और दोनों का मिला के कितना हो जाएगा ये 2400 प्लस 120, 2520। तो फाइनल अमाउंट कितना बन गया, 2520। अब वहीं एक कोई डीलर है, मान लो जो तमिलनाडु का डीलर है, और उसने गुड्स लिए हैं कितने रुपीस के, 75,000 के। अब ये गुड्स जाने कहाँ हैं, लिए किससे हैं उसने, ये पंजाब के किसी डीलर से लिए हैं। अब जीएसटी का जो रेट है उन गुड्स पे वो 18% है, ठीक है। अब ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के केस में यहाँ पे ना तो सेंटर वाला पड़ेगा ना स्टेट वाला पड़ेगा, ये इंटीग्रेटेड CGST पड़ेगा। इंटीग्रेटेड GST का मतलब क्या है कि डायरेक्ट 18% जो है वो 75,000 पे चार्ज किया जाएगा, जो होगा 13,500। ये पूरा कलेक्ट करेगी और ये पूरा जो अमाउंट है ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये किसी के पास नहीं जाएगा। तो जो इंटीग्रेटेड GST का होगा कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो डायरेक्ट इसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा रखेगी। बट अगर नॉर्मली हो रही है इंटर स्टेट में, वैसे तो आधा पैसा सेंटर रखेगी, आधा पैसा स्टेट रखेगी। अब मेनली आ जाते हैं हम GST रेट्स पे। अगर हम GST रेट्स की बात करें तो 0% होगा, या तो 5% होगा, या 12% होगा, या 18% होगा, या 28%। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इन्हीं ब्रैकेट में आएंगी। पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको HSN कोड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया। अब HSN कोड क्या है, ये है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये जो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है ये मेनली यूज़ किया जाता है टैक्स के पर्पस के लिए। जब लोगों को टैक्स पे करना होता है तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना रेट लगेगा टैक्स का, कितना रेट एप्लीकेबल है किसी एक प्रोडक्ट पे। कोई भी प्रोडक्ट आता है बिना GST के तो आएगा ही नहीं। अगर ये टैबलेट है, इस टैबलेट की भी कॉस्ट कैसे आएगी, GST के अकॉर्डिंग आएगी, इस पर GST लगा होगा। तो कौन सा किस ब्रैकेट में आ रहा है उस कंट्री में, उसके लिए हम HSN कोड का यूज़ करते हैं। फिर ये जो HSN कोड है ये कौन कौन यूज़ करता है, ये कस्टम अथॉरिटीज़ भी यूज़ करती हैं। अगर कहीं सामान बाहर से आया तो कस्टम अथॉरिटी चेक करती हैं, एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं, वो सारी चीज़ें। फिर जो स्टैटिस्टिकल एजेंसीज़ हैं जो सारा डेटा बनाती हैं वो चेक करेंगी। फिर गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो सारी चीज़ें रेगुलेट करती हैं वो इसे चेक करेंगी। फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए हाँ तो कस्टम टैरिफ्स में यूज़ हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिक्स में आएगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन अगर हमें पता करना है, रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, रूल्स ऑफ ओरिजिन में मेनली ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जहाँ से बना है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, जिस भी जगह पे वो बना है उसको आप लिखो। अगर कोई प्रोडक्ट चाइना से बना है तो लिखो कि चाइना से बना है, कोई प्रोडक्ट जापान का है तो लिखो कि जापान से बना है, तो उसका ओरिजिन पता होना चाहिए। फिर ट्रेड नेगोशिएशंस में काम में आता है। ट्रेड नेगोशिएशंस में कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड करती है ना, तो जब ये ट्रेड के वो स्टेप्स लिखने होंगे कि इस तरीके से ट्रेड होगा या किस तरीके से भी ट्रेड होगा, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर कंट्रोल करना गुड्स को कि अगर वेस्टेज वाला गुड्स है, नारकोटिक्स का मतलब हो गया कि ड्रग्स से रिलेटेड कोई गुड्स तो नहीं है, तो वहाँ पे ये काम में आ जाएगा। फिर IT के कंप्लायंस के लिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के कंप्लायंस कुछ रूल्स होते हैं, उसको कंप्लाई करने के लिए तो हर जगह ये HSN कोड जो है वो काम में आता है। तो एक स्पेशल कोड होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम में आता है। जितनी भी सर्विसेज हैं गुड्स के लिए तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, और जितनी भी सर्विसेज हैं, अगर सर्विसेज की बात करें तो उसके लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड है SAC, इसके अकॉर्डिंग जाएगा। फिर कमोडिटीज़ जो 0% रेट के अंदर आ जाती हैं, जिस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो होती हैं जो 0% ब्रैकेट में आती हैं, वो है आपकी असेंशियल कमोडिटीज़, असेंशियल फूड आइटम्स की जो खाने ही खाने हैं। तो आप उस पर क्या लगाओगे, जैसे न्यूज़पेपर, बुक्स प्रिंट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। लोकल ट्रेन की जो सर्विसेज हैं, बस का फिर कुछ चार्ज है, वो सब एग्जेम्प्ट किया गया है। फिर कंपनसेशन सेस क्या होता है,
कंपनसेशन सेस में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पे सेस एप्लीकेबल होता है। सेस का मतलब होता है एक एडिशनल, जो टैक्स लग रहा है वो तो लग रहा है, टैक्स के अलावा भी हम कोई चीज़ ले रहे हैं। अब वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हो सकता है, जैसे मोटर कार पे, टोबैको पे, और फिर लगता है सरचार्ज, एक सरचार्ज भी होता है। सरचार्ज क्यों लगता है, सेस के अलावा भी, जैसे एजुकेशन सेस, अगर मान लो किसी ने एजुकेशन सेस लगाया है गवर्नमेंट ने, तो इसका जो भी पैसा होगा, ये वाला पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पैसा है ये डायरेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड काम के लिए इस्तेमाल होता है और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसी सरचार्ज का पैसा होता है। तो जो सेस और सरचार्ज है, जब भी टैक्स लगता है तो टैक्स में एक तो आपका नॉर्मल टैक्स होता है, एक आपका सेस होता है, एक आपका सरचार्ज होता है। इस तरीके से है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें तो सेंटर और स्टेट दोनों का हिस्सा होता है, पर ये वाला जो पोर्शन है ये प्योरली सेंटर के पास रहता है। ठीक। अब जीएसटी का कलेक्शन कैसे होता है, तो अगर देखा जाए तो जीएसटी में जो सप्लायर है गुड्स एंड सर्विस का, वही कलेक्ट करेगा टैक्स को। पहले वो अपने उसमें देगा, जब उसने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करी, फिर वो कस्टमर से अवेल करेगा, फिर जो उसका डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देगा। रिवर्स चार्जेस क्या होते हैं, अगर मैं रिवर्स चार्जेस की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि सारे केसेस में पॉसिबल नहीं होता कि हम टैक्स कस्टमर से कलेक्ट कर सकें, हाँ, और हम गवर्नमेंट को दे सकें। जैसे कोई फार्मर है, उसने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल करे किसी डीलर को, इस केस में जो सप्लायर है वो ना तो कलेक्ट कर पाएगा ना रेमिट कर पाएगा टैक्स को, पर जो डीलर है जिसको सारी चीज़ें मिली हैं उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो रिवर्स टैक्स होता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो जो फार्मर है उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पर जो डील कर रहा है उसके लिए वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ गया अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है, मान लो किसी ने गुड्स खरीदे रीसेल के लिए, ठीक है, एक ये गुड्स लिए गए और ये हमने परचेज़ किए हैं रीसेल के पर्पस के लिए। अब इस पे जो डीलर है वो इनपुट जीएसटी पे करेगा। जब वो ये गुड्स जो हैं सेल करेगा तो उसे आउटपुट जीएसटी मिलेगा, कस्टमर से चार्ज करेगा वो, हाँ, फिर उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा उसको। ये जो आउटपुट जीएसटी है ये पूरा करके अपना इनपुट जीएसटी काट के जो भी बैलेंस आउट होगा वो गवर्नमेंट को भरेगा। फिर वो क्या करेगा, जो इनपुट जीएसटी है जो उसने, ये पूरा आउटपुट जीएसटी वो गवर्नमेंट को भर देगा। फिर इसमें क्या करेगा, उसने इनपुट भी दिया है और उसने आउटपुट वाला भी दे दिया, पर जो उसने कलेक्ट किया है उसमें इनपुट इंक्लूडेड है ना आउटपुट वाले में, हाँ, तो वो गवर्नमेंट के पास एक तरीके से अपील डालेगा, तो वो कहलाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस केस में क्या होता है कि जो सिर्फ एक्सेस अमाउंट है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और बाकी जो ये इनपुट वाला अमाउंट था ये उसका वापस हो जाएगा। तो मान लो जीएसटी जो वो पे करेगा, वो कैसे पे करेगा, जो आउटपुट लाइबिलिटी थी जो उसने आउटपुट में लिया था कस्टमर से, उसमें से अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट काट के पे करेगा। तो जो भी बैलेंस ऑफ होगा वो पे करने जाएगा वो। कितना समझ में आया? अभी एक बार